वॉर सिर्फ ये नहीं था कि भाई हाँ तुम्हारे पास ज्यादा हथियार है या हमारे पास ज्यादा हथियार है, तुम हमारे ज्यादा लोगों को मार सकते हो या हम तुम्हारे ज्यादा लोगों को मार सकते हैं। नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन जो कि 1949 में बना, इसमें लगभग 12 देश थे जिन्होंने यह डिक्लेयर कर दिया था कि साथ जिएंगे साथ मरेंगे, जीने मरने के कस्मे वादे खा लिए। नैम की जो जड़ें हैं 3 दोस्तों की दोस्ती यारी से शुरू होती है, युगोस्लाविया के टीटो, इंडिया के नेहरू जी और इजिप्ट के नासिर। इन्होंने 1956 में एक मीटिंग भी रखी। हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब? माइंड मैप्स की सीरीज, पॉलिटिकल साइंस की क्लास बहुत मिस कर रहे थे बच्चे, बहुत ज्यादा मिस किया सभी ने कि सर धमाकेदार एनर्जी के साथ पॉलिटिकल साइंस की अगली क्लास कब आएगी। तो अगली क्लास लेके मैं रेडी हूं। राहुल अग्रवाल नाम है मेरा। क्लास 12 स्टूडेंट्स के लिए माइंड मैप्स की सीरीज हम कंटिन्यू करते हैं और आज सरप्राइज सरप्राइज सरप्राइज। पहला चैप्टर कौन सा था? चैलेंजेस ऑफ नेशन बिल्डिंग। उसके बाद क्या किया? एरा ऑफ वन पार्टी डोमिनेंस। आप वेट कर रहे होगे थर्ड चैप्टर का, पॉलिटिक्स ऑफ प्लान्ड डेवलपमेंट का, ठीक है? तो वो हम बाद में करेंगे। कोल्ड वॉर एरा हम माइंड मैप्स में पहले करेंगे बिकॉज ये ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ठीक है? एज कंपेयर टू पॉलिटिक्स ऑफ प्लान्ड डेवलपमेंट ये ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इस वजह से कोल्ड वॉर एरा आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं और ये रहा प्यारा सा माइंड मैप आप सभी का, ठीक है? लेकिन थोड़ा डिटेल में डिस्कस करेंगे इस चैप्टर को, इंपॉर्टेंट चीजों को, अदरवाइज कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो पाएगा, ठीक है? तो चलो बिना समय गवाए, बिना टाइम वेस्ट किए, कोल्ड वॉर, ठीक है, ठंडा युद्ध, शीत युद्ध और पता नहीं 500 अलग अलग नामों से लोग इसको बोलते हैं। तो बेसिकली शुरू के दो चैप्टर हमने पिछली क्लासेस में देखे, उसमें हमने इंडिया की बात की, ठीक है? इंडिया सेंट्रिक बातें की कि इंडिया के अंदर क्या क्या हो रहा था। देश आजाद हुआ, पार्टीशन हुआ और उसके बाद इंडिया में इलेक्शन हुए, कांग्रेस पार्टी का डोमिनेंस रहा, वो सारा कुछ हमने देखा। ये जो चैप्टर है ये आपकी कंटेम्प्ररी वर्ल्ड पॉलिटिक्स वाली बुक का पहला चैप्टर है। पता ही है आप सभी को, सारे होनहार बच्चे हैं मेरी क्लास के। तो इस बुक में हम देखते हैं वर्ल्ड में क्या हो रहा था। 1947 में भारत आजाद हुआ था, ठीक है? तो इसके बाद भारत में क्या हुआ ये तो हमने शुरू के 2 चैप्टर में पिछली क्लासेस में देखा। लेकिन एक बार इमेजिन करो, कई बार हम ये भूल जाते हैं कि यार ये वो दौर था जब इंडिया के बाहर भी तो बहुत कुछ हो रहा था ना, तो वो भी तो हमें पढ़ना है ना, वो भी तो पढ़ना उतना ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 1947 भारत ऐसे समय पे आजाद हुआ जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हुए बस 2 साल हुए थे। 1939 से शुरू हुआ था, 45 में खत्म हुआ, 47 में भारत आजाद हुआ। तो अभी ताजा ताजा सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ है, ताजा ताजा दुनिया ने इतनी तबाही देखी है, इतने सारे लोगों की जानें गई हैं। उसके बाद भारत का भी इंडिपेंडेंस हुआ, फिर भारत में पार्टीशन हुआ, भारत में अलग वायलेंस हुआ, इतने सारे लोगों की जानें गई। तो ये जो दौर था ना, ये बड़ा ही खून खराबों वाला दौर था और इसी कॉन्टेक्स्ट में हम पढ़ने जा रहे हैं कोल्ड वॉर, ठीक है? दुनिया 2 ग्रुप्स में बट गई थी। कौन कौन से ग्रुप्स थे? एक ग्रुप था अमेरिका का और एक ग्रुप था यूएसएसआर का, यानी कि सोवियत यूनियन का। ये दोनों ग्रुपिंग्स थी। कुछ दोस्त इसके साथ, यानी कि कुछ देश इसके दोस्त और कुछ देश इसके दोस्त। यानी कि एक तरीके से आप ये समझ लो कि क्लास में 2 बच्चे हैं, बड़े ही मतलब एकदम खतरनाक टाइप के, शक्तिशाली, पावरफुल, पैसे वाले। कुछ लोगों ने एक से दोस्ती कर ली, कुछ लोगों ने दूसरे से दोस्ती कर ली। एज सिंपल एज दैट। इज दैट क्लियर? तो यूएसएसआर का एक ग्रुप और यूएसए का एक ग्रुप। अब कोल्ड वॉर का मतलब क्या है? क्यों कोल्ड? बचपन से कई बार हम हमारे दोस्त यार या फिर घर में भी ये वर्ड यूज करते थे ना, यार इसकी तो राहुल से कोल्ड वॉर चल रही है। अरे यार वो सामने वाली जो नीता है ना, उसकी अपने बहू से कोल्ड वॉर चल रही है। तो कोल्ड वॉर मतलब क्या है? कि डायरेक्टली कोई आप सामने वाले को मार पीट नहीं रहे,
डायरेक्टली कोई आपका सामने से युद्ध नहीं हो रहा है, लेकिन इनडायरेक्टली आप सामने वाले को परेशान कर रहे हो, खींचातानी चल रही है। दैट इज कोल्ड वॉर। और एग्जैक्टली यूएसए और यूएसएसआर के बीच में भी इस कोल्ड वॉर में यही हो रहा था। दोनों के बीच में सेकेंड वर्ल्ड वॉर की तरह कोई युद्ध नहीं छिड़ गया था, लेकिन दोनों लगे हुए थे एक दूसरे को नीचा दिखाने में। यूएसए लगा हुआ था अपनी बादशाहत दिखाने में, अपनी सुप्रीमेसी दिखाने में। यूएसएसआर लगा हुआ था कि भैया दादा तो मैं हूं। दोनों अपने आप को हम ज्यादा सुप्रीम हैं दिखाने में लगे हुए थे। ठीक है, तो इसी कड़ी में जो सबसे पहला कॉन्सेप्ट आपको पढ़ाऊंगा मैं, वो है क्यूबा मिसाइल क्राइसिस। क्यूबा मिसाइल क्राइसिस। क्यूबा जो था ना, वो सोवियत यूनियन का अलाय था। अलाय यानी कि सोवियत यूनियन का दोस्त था। ठीक है, कुछ चंगू मंगू देश अमेरिका के साथ, कुछ चंगू मंगू देश यूएसएसआर के साथ। तो क्यूबा जो था वो यूएसएसआर का दोस्त था। अगर आप मैप देखोगे ना, तो बेसिकली यूएसए तो इस साइड है, यूएसएसआर इस साइड है। अगर आप मैप देखोगे तो क्यूबा जो है ना, वो यहां कहीं पे है। तो अब आप सिचुएशन को समझो कि क्यूबा की लोकेशन अमेरिका के पास में है, लेकिन दोस्त वो अमेरिका का नहीं है। दोस्त वो किसका है? बहुत दूर में यूएसएसआर का। ठीक है, क्यूबा को जितनी भी हेल्प मिलती थी फाइनेंशियली, डिप्लोमेटिकली, मतलब क्यूबा उतना कोई खास अमीर देश नहीं था, तो उसको पैसों की जरूरत पड़ती थी, तो सारी हेल्प कौन करता था? यूएसएसआर। ठीक है, नाउ निकिता खुरुशेव, द लीडर ऑफ द सोवियत यूनियन, डिसाइडेड टू कन्वर्ट क्यूबा इनटू अ रशियन बेस। उस समय यूएसएसआर के लीडर कौन थे? निकिता खुरुशेव। निकिता खुरुशेव ने डिसाइड किया कि क्यूबा पे अब हमें रशिया का बेस बनाना है, यानी कि अब हमें जाके क्यूबा पे अपना ठिकाना बनाना है। अब आपके मन में आ रहा होगा कि सर अचानक से ऐसा क्या हो गया यूएसएसआर को, अचानक से ऐसा क्या हो गया निकिता खुरुशेव को कि उन्होंने डिसाइड किया कि क्यूबा में जाके रशिया का बेस बनाएंगे? क्यों? व्हाई? यही तो है कहानी क्यूबा मिसाइल क्राइसिस की। क्यूबा मिसाइल क्राइसिस को कोल्ड वॉर का पीक माना जाता है, हाईएस्ट पॉइंट माना जाता है। यानी कि क्यूबा मिसाइल क्राइसिस के दौरान दुनिया को यह लगने लगा था कि कहीं यूएसए और यूएसएसआर के बीच में हॉट वॉर ना हो जाए, मतलब कि पूरी तरीके से जो युद्ध होता है वो ना हो जाए। और अगर वो हो जाता तो दुनिया में जबरदस्त तबाही मच जाती, क्योंकि दोनों न्यूक्लियर पावर वाले देश हैं, और अगर दोनों एक दूसरे के खिलाफ अपना न्यूक्लियर हथियार छोड़ देते, तबाही ही तबाही मच जाती। ठीक है, तो इस वजह से हम क्यूबा मिसाइल क्राइसिस को पढ़ते हैं, क्योंकि इस दौरान ऐसा लगने लगा था कि दोनों के बीच में जबरदस्त भयंकर युद्ध होने वाला है। ठीक है, लेकिन अभी भी वो सवाल रह गया कि अचानक से निकिता खुरुशेव को क्या हो गया, कौन सा सपना आ गया। ठीक है, तो मैं थोड़ी सी आपको इसकी स्टोरी यहां पे बताता हूं। 1961 अप्रैल में यूएसएसआर के लीडर्स को अचानक से सोते सोते सपना आया। उन्हें यह लगा, उन्हें चिंता सताई, उन्हें लगा कि भाई क्यूबा तो अमेरिका के पास है, कहीं अमेरिका क्यूबा की सरकार गिरा के क्यूबा को अपने साथ ना कर ले, अपने साथ जबरदस्ती ना ज्वाइन करा ले, डरा धमका के। क्योंकि यूएसए तो शक्तिशाली है, पावरफुल है, क्यूबा छोटा सा देश है, तो इस बात का तो डर हमेशा से यूएसएसआर को था कि कहीं यूएसए वाले क्यूबा पे अपना अधिकार ना जमा लें, क्यूबा को डरा धमका के। ठीक है, तो ये जो डर था, ये बहुत बड़ा रीजन था क्यूबा मिसाइल क्राइसिस का। ठीक है, सो दे वर वरीड दैट यूएसए वुड इन्वेड कम्युनिस्ट रूल्ड क्यूबा। क्यूबा में उस समय कम्युनिस्ट सरकार चल रही थी और वहां के प्रेसिडेंट थे फिडेल कास्ट्रो। ये पूछा जा सकता है सीयूईटी में भी और बाकी एग्जाम्स में भी। ठीक है, तो ये स्मॉल आइलैंड था यूएस के पास ही जिसका नाम था क्यूबा, जो कि कम्युनिस्ट सरकार थी, प्रेसिडेंट थे फिडेल कास्ट्रो और यूएसएसआर का दोस्त था। तो यूएसएसआर को चिंता सताई कि यूएसए कहीं इसको
अपने कब्जे में ना कर ले। 1962 में निकिता खुरुशेव ने क्यूबा में न्यूक्लियर मिसाइल रखवा दिए कि हम नजर रखेंगे अमेरिका पे कि कहीं अमेरिका कुछ करे ना, तो उसके लिए उन्होंने क्यूबा पे न्यूक्लियर मिसाइल रखवा दिए। अब यार क्यूबा में जब न्यूक्लियर मिसाइल प्लेस करवा दिए तो सीधा सीधा अमेरिका जो है वो टारगेट जोन में आ गया, यानी कि अब रशिया जब चाहे न्यूक्लियर हथियार छोड़ के पूरा अमेरिका तबाह कर सकता था। ठीक है, so the installation of these weapons put the US for the first time under fire from close range and nearly doubled the number of cities in the American mainland which could be threatened by the USSR। यानी कि इस चीज को सीधा सीधा आप ये समझो कि भाई अभी तक तो मामला शांतिपूर्वक चल रहा था, लेकिन जब यहां पे न्यूक्लियर मिसाइल रखवाए गए तो अब डायरेक्टली अमेरिका तो पास में ही है क्यूबा के, तो अब अमेरिका के ऊपर खतरा आ गया ना, खतरा मंडराने लगा कि भाई इन न्यूक्लियर मिसाइल से तो यूएसएसआर जब चाहे अमेरिका के शहरों को बर्बाद कर सकता है। ठीक है, अमेरिका को कोई पता ही नहीं, वो लगे हुए हैं अपने कामों में। 3 हफ्ते के बाद अमेरिका को पता चला, 3 हफ्ते के बाद अमेरिका को जो है इस बात की भनक लगी। उस समय यूएस प्रेसिडेंट कौन थे? जॉन एफ कैनेडी। अब जॉन एफ कैनेडी और उनके जो भी एडवाइजर्स थे, जो भी उनके साथ में उनको एडवाइस करने वाले लोग थे, वो नहीं चाहते थे कि ऐसा कुछ भी करें जिससे कि यूएसए और यूएसएसआर के बीच में लड़ाई हो जाए। वो बात को बढ़ाना नहीं चाहते थे, लेकिन साथ ही साथ वो यूएसएसआर को सबक भी सिखाना चाहते थे कि इनकी इतनी औकात कैसे हो गई कि अमेरिका पे न्यूक्लियर मिसाइल का खतरा इन्होंने क्यूबा पे रख के प्लेस कर दिया। ठीक है, इनकी इतनी कैसे औकात हो गई कि ये अमेरिका को आंख दिखाने लग गए सीधा सीधा। तो भाई सीधी सी बात थी ना, अमेरिका ये भी नहीं चाहता था कि लड़ाई बढ़े, लेकिन साथ ही साथ ये भी नहीं दिखाना चाहता था कि हम डर के बैठ गए। ठीक है, सो कैनेडी ऑर्डर्ड अमेरिकन वॉरशिप्स टू इंटरसेप्ट एनी सोवियत शिप हेडिंग टू क्यूबा। तो जॉन एफ कैनेडी जो कि प्रेसिडेंट थे, उन्होंने सीधा सीधा अमेरिकन जो भी वॉरशिप्स थी उनको चेतावनी दी कि भैया क्लियर कट कोई भी सोवियत शिप अगर क्यूबा के ओर जा रहा है तो उसको रोको और उसको बताओ कि भैया हम सीरियस हैं। ठीक है, हम सीरियस हैं, अगर तुम इस चीज को और बढ़ाओगे तो फिर हम आगे कदम उठा सकते हैं। ठीक है, सो अ क्लैश सीम्ड इमिनेंट, और इसी को ही क्यूबा मिसाइल क्राइसिस कहते हैं। और इस क्लैश ने पूरी दुनिया को नर्वस कर दिया, क्योंकि अगर ये लड़ाई होती तो ये मामूली लड़ाई नहीं होती भैया, लेकिन बाद में अल्टीमेटली पूरी दुनिया के लिए रिलीफ की बात यह रही कि सारी जो सोवियत शिप्स थी वो पीछे चली गई और मैटर ठंडा हो गया। ठीक है, सो देयर वर वॉर्स इन वेरियस रीजन्स विद द टू पावर्स एंड देयर allies इन्वॉल्व्ड, बट एटलीस्ट द वर्ल्ड अवॉइडेड अनदर ग्लोबल वॉर। तो कोल्ड वॉर में यही हो रहा था भाई, दुनिया के अधिकतर देश, कोई अमेरिका के साथ, कोई यूएसएसआर के साथ था, तो कहीं ना कहीं किसी ना किसी की लड़ाई छोटी मोटी चल ही रही थी। लेकिन दुनिया के लिए सबसे अच्छी बात यह थी कि कोई बड़ी लड़ाई में चीजें कन्वर्ट नहीं हुई। सो कोल्ड वॉर जो था ना, इट वॉज नॉट सिंपली अ मैटर ऑफ पावर, राइवलरीज, मिलिट्री अलायंसेस, बैलेंस ऑफ पावर। मतलब कोल्ड वॉर सिर्फ ये नहीं था कि भाई हां तुम्हारे पास ज्यादा हथियार है या हमारे पास ज्यादा हथियार है, तुम हमारे ज्यादा लोगों को मार सकते हो या हम तुम्हारे ज्यादा लोगों को मार सकते हैं, तुम्हारे पास ज्यादा मिलिट्री है या हमारे पास ज्यादा मिलिट्री है। नहीं, कोल्ड वॉर सिर्फ इन्हीं सारी चीजों से रिलेटेड नहीं था। कोल्ड वॉर एक आइडियोलॉजिकल बैटल भी था। ठीक है, सो दे वर अकम्पेन्ड बाय अ रियल आइडियोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट एज वेल। मतलब अमेरिका दिखाना चाहता था कि हमारे जीने का जो तरीका है, हमारा जो पॉलिटिकल सिस्टम है, हमारा जो इकोनॉमी है, हमारी जो इकोनॉमी जिस तरीके से चलती है, हमारी जो सोसाइटी जिस तरीके से चलती है, वो बेस्ट है। यूएसएसआर दिखाना चाहता था कि हमारी इकोनॉमी बेस्ट है, हमारा पॉलिटिकल सिस्टम बेस्ट है, हमारी सोसाइटी बेस्ट है, हमारा कल्चर बेस्ट है, हमारा रहने सहने का तरीका बेस्ट है। ठीक है, तो लड़ाई हर तरीके की थी, सिर्फ मिलिट्री की नहीं, आइडियोलॉजी की भी। ठीक है, सो वेस्टर्न अलायंस हेडेड बाय द यूएस रिप्रेजेंटेड द आइडियोलॉजी ऑफ लिबरलिज्म एंड कैपिटलिज्म। ठीक है, कैपिटलिज्म और लिबरलिज्म की आइडियोलॉजी को अमेरिका फॉलो करता था, जबकि जो ईस्टर्न अलायंस थे, सोवियत यूनियन, वो सोशलिज्म और कम्युनिज्म की आइडियोलॉजी को फॉलो करता था। तो इस चीज को आपको बिल्कुल क्लियरली समझ लेना है
यूएसए वेस्ट में है, ठीक है, इसलिए नाम पड़ा वेस्टर्न अलायंस, और यूएसएसआर ईस्ट में है, इसीलिए नाम पड़ा ईस्टर्न अलायंस, ठीक है। तो वेस्टर्न अलायंस वाले जो थे वो लिबरलिज्म की थ्योरी को फॉलो करते थे एक तरीके से, फ्री मार्केट, लिबरलिज्म, डेमोक्रेसी एंड ऑल, जबकि ईस्टर्न अलायंस वाले जो थे वो थे आपके सोशलिज्म को फॉलो करने वाले लोग, ठीक है। तो दोनों के बीच में इस चीज की भी बहस थी कि सोशलिज्म बेटर है, ये बोलता था कैपिटलिज्म बेटर है, ठीक है। नाउ सेकेंड वर्ल्ड वॉर की एक ब्रीफ यहां पे स्टोरी भी आपको मैं बता देता हूं कि 1945 में जो एलिड फोर्सेस थे, एलिड फोर्सेस में यूएस, सोवियत यूनियन, ब्रिटेन और फ्रांस थे, उन्होंने एक्सिस पावर्स को हरा दिया जिसमें जर्मनी, इटली और जापान थे। एंड हो गया सेकेंड वर्ल्ड वॉर, ठीक है। आपको यहां पे ये याद रखना है कि एलिड कौन थे, एक्सिस कौन थे। नाउ सेकेंड वर्ल्ड वॉर का खत्म होना हमारी पॉलिटिक्स का एक लैंडमार्क इवेंट माना जाता है, क्योंकि अल्टीमेटली सेकेंड वर्ल्ड वॉर के खत्म होने के बाद फिर बहुत सारे देश भारत जैसे आजाद हुए, यूनाइटेड नेशन भी उसी दौरान बना, एक नया वर्ल्ड ऑर्डर आया, ठीक है, एक नए वर्ल्ड ऑर्डर की शुरुआत हुई। इस वॉर की वजह से कहीं ना कहीं बहुत सारे लोगों का नुकसान हुआ, और ऐसा नहीं था कि ये वॉर सिर्फ यूरोप तक ही सीमित था, ठीक है। यूरोप के बाहर भी अगर आप देखोगे तो साउथ ईस्ट एशिया, चाइना, म्यांमार, भारत का भी नॉर्थ ईस्ट एरिया अगर आप देख लो, हर जगह को इस वॉर ने क्या किया, टच किया, और पूरे विश्व को हिला के रख दिया था। द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हैड ऑलरेडी शेकन द वर्ल्ड। 1914 से 1918-19 के बीच में जो पहला वर्ल्ड वॉर हुआ था उसकी वजह से ऑलरेडी इतनी तबाही आ गई थी। 1939 से जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ उसने और तबाही मचा दी। सो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के खत्म होने के बाद ही कोल्ड वॉर की शुरुआत हुई, क्योंकि भैया यूएस और सोवियत यूनियन एक ही टीम में थे, एक ही टीम में थे, दूसरे वालों को उन्होंने हरा दिया। तो अब एक ही टीम के दो मेंबर्स के बीच में कोल्ड वॉर शुरू हो गया कि तू बेटर है या मैं बेटर हूं। सिंपल है। सो द वर्ल्ड वॉर एंडेड व्हेन यूएस ड्रॉप्ड 2 एटॉमिक बम। 2 एटॉमिक बॉम्ब्स अमेरिका ने जापान के 2 शहर हिरोशिमा और नागासाकी में छोड़े थे। कब छोड़े थे? 1945 अगस्त में, जिसके बाद जापान ने सरेंडर किया और सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ, ठीक है। तो इसमें आगे ये भी कहानी है कि भाई कुछ लोगों ने अमेरिका के बॉम्ब गिराने के डिसीजन को क्रिटिसाइज किया, लेकिन अमेरिका वालों ने इसको डिफेंड किया कि भाई ये जरूरी था, अदरवाइज सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म नहीं होता, अमेरिकी जाने जा रही थी, फलाना ढिमकाना, ठीक है। तो इतना हमारे पास अभी टाइम नहीं है कि हम इस चीज को डिटेल में डिस्कस करें, इंपॉर्टेंट चीजें मैं आपको बता दे रहा हूं। देन उसके बाद आता है आपका लॉजिक ऑफ डेटरेंस। नाउ लॉजिक ऑफ डेटरेंस क्या कहता है? अब आपके मन में यह सवाल आ रहा होगा ना कि सर जब अमेरिका और यूएसएसआर दोनों इतने शक्तिशाली थे, दोनों के पास न्यूक्लियर पावर्स थे, पूरी दुनिया में डंका बज रहा था दोनों का, लेकिन फिर भी दोनों के बीच में एक बड़ी सारी लड़ाई क्यों नहीं हुई? ये जो कोल्ड वॉर था ये हॉट वॉर क्यों नहीं बना सर? क्या कारण था? तो कारण बच्चों सिंपल था, लॉजिक ऑफ डेटरेंस। भाई जब मुझे मालूम है कि मैं सामने वाले को 4 थप्पड़ मारूंगा, सामने वाला भी मुझे 3 थप्पड़ तो मारेगा ही, है ना। जब मुझे पता है कि मैंने 4 मारे, वो भी मुझे 3 मारेगा ही, 4 ना मार पाए 3 तो मारेगा ही, तो मैं डरूंगा ना यार कि ठीक है मैं तो मार दूंगा लेकिन मुझे भी खाने पड़ेंगे, ठीक है। तो जब ऐसी स्थिति आती है ना, जब आपको पता है कि सामने वाला भी आपके ऊपर वार करेगा, सामने वाला भी चुप नहीं बैठेगा, तो फिर आप भी पीछे हट जाते हो और वो भी पीछे हट जाता है, ठीक है। डेटरेंस हो जाता है। डेटरेंस यानी कि कोई चीज ऐसी जो आपको रोक रही है, और क्या रोक रहा है? आपको पता है कि अगर अमेरिका को न्यूक्लियर हथियार उठाने हैं यूएसएसआर के ऊपर, तो अमेरिका जानता है कि यूएसएसआर भी तो अटैक बैक करेगा, तो यूएसए का भी तो नुकसान होगा, उसके भी तो लोग मारे जाएंगे, उसकी भी तो प्रॉपर्टी का नुकसान होगा। और वही बात यूएसएसआर को पता है कि अगर उसने पहले हमला किया तो अमेरिका उसको छोड़ेगा नहीं, इसीलिए दोनों शांत थे, ठीक है। इसी वजह से दोनों शांत थे। सो व्हेन टू राइवल पावर्स आर इन पोजेशन ऑफ न्यूक्लियर वीपन्स कैपेबल ऑफ इन्फ्लिक्टिंग डेथ एंड डिस्ट्रक्शन अनएक्सेप्टेबल टू ईच अदर, अ फुल फ्लेजेड वॉर इज अनलाइकली। और यही लॉजिक ऑफ डेटरेंस अभी इंडिया और पाकिस्तान के केस में भी अप्लाई हो रहा है। दोनों को पता है ना, इंडिया भी न्यूक्लियर पावर्ड है,
पाकिस्तान भी, भले ही हम पाकिस्तान से बहुत ज्यादा शक्तिशाली हैं, पावरफुल हैं हर चीज में, लेकिन स्टिल हमें पता है ना कि भाई वहां से भी अटैक बैक होगा, हमारा भी तो नुकसान होगा ना। डेटरेंस, ठीक है। तो ये है बच्चों लॉजिक ऑफ डेटरेंस। इन स्पाइट ऑफ प्रोवोकेशंस, उकसाने की बहुत बार कोशिश की गई, बहुत बार उकसाने की कोशिश की गई, लेकिन दोनों में से किसी ने भी रिस्क नहीं लिया, ठीक है। क्यूबा मिसाइल क्राइसिस में यूएसएसआर ने अमेरिका को उकसाया ना, क्यूबा के ऊपर न्यूक्लियर मिसाइल प्लेस करा के अमेरिका को सीधा अपने अटैक में ले लिया, उसके बाद भी यूएसए चुप रहा। यूएसए ने संयम दिखाया, कंट्रोल दिखाया, क्यों? लॉजिक ऑफ डेटरेंस, ठीक है। क्योंकि अगर न्यूक्लियर वॉर हो जाता तो दोनों साइड को इतना नुकसान होता, इतना नुकसान होता कि आप डिक्लेयर ही नहीं कर पाते कि अमेरिका जीता या यूएसएसआर जीता, ठीक है। तो ये थी लॉजिक ऑफ डेटरेंस की कहानी। द emergence of two power blocks. Now the two superpowers were keen on expanding their sphere of influence in different parts of the world. ठीक है भाई, अमेरिका चाहता था ना कि ज्यादा से ज्यादा देश, ज्यादा से ज्यादा जो देश हैं, कंट्रीज हैं, वो अमेरिका के साथ आके जुड़े। यूएसएसआर वही चाहता था कि ज्यादा से ज्यादा कंट्रीज, ज्यादा से ज्यादा देश उसके साथ आके जुड़े, अपना जो कंट्रोल का एरिया है उसको बढ़ाना चाहते थे। अमेरिका चाहता था कि दुनिया के हर देश में अमेरिका की चले, अमेरिका का सिस्टम फॉलो किया जाए। यूएसएसआर चाहता था उसका सिस्टम फॉलो किया जाए, ठीक है। तो ये एक ऐसी दुनिया बन गई थी जिसमें दो अलायंस बन गए थे, दो गुट बन गए थे। अब जैसे मान लो कोई देश अमेरिका के साथ है, तो भाई उससे क्या एक्सपेक्ट किया जाएगा कि वो अमेरिका के साथ ही रहेगा, ठीक है। It is supposed to remain tied to its protective superpower to limit the influence of the other superpower and its allies. मतलब इस चीज को ऐसे समझो कि जैसे यूएसए के साथ मान लो ए, बी, सी, ये तीन देश हैं जो यूएसए के दोस्त हैं। RST, ये तीन देश हैं जो यूएसएसआर के दोस्त हैं। नाउ किसी एक कंट्री का एग्जांपल ले लेता हूं, ए। अब ये जो कंट्री ए है, यूएसएसआर और बाकी ये तीनों देश जो यूएसएसआर के दोस्त हैं, ये पूरी कोशिश करेंगे ना कि भाई तू हमारे साथ आ जा, तू हमारे साथ आ जा, हम तुझे ज्यादा पैसे देंगे, हमारे साथ आएगा तो ऐश करेगा। वैसे ही अगर मैं यहां के किसी देश की बात कर लूं तो यूएसए भी और बाकी ये तीनों भी इसको इन्फ्लुएंस करेंगे कि तू हमारे साथ आ जा, ठीक है। तो इस सिचुएशन में यह जरूरी था कि जो भी ये तीन दोस्त हैं यूएसए के, यूएसए इनको अपने साथ एकदम मजबूती से पकड़ के रखे ताकि यूएसएसआर और उसके दोस्त उसको इन्फ्लुएंस ना कर पाए। सेम कहानी इसके लिए भी वैलिड थी, क्योंकि सामने वाला तो कंटिन्यू दूसरे वाले को अपने एरिया में लाने की कोशिश में लगा हुआ था, ठीक है। जो छोटे छोटे देश थे, जैसे मैंने आपको बताया ए, बी, सी, तो अब अमेरिका ने बोला यार तुम हमारे साथ आ जाओ, इसके बदले में हम तुम्हारी बहुत हेल्प करेंगे, हम तुम्हें पैसे भी देंगे, हम तुम्हें हमेशा प्रोटेक्ट करके रखेंगे, तुम्हें जिस भी देश से खतरा है ना उससे हम तुम्हें बचाएंगे। तो ये सारे प्रलोभन देके, ये सारे रिश्वतखोरी करके देशों को अपने साथ लाने की कोशिश की जाती थी, ठीक है। सो ये जो अलायंस सिस्टम बना हुआ था ना दोनों सुपर पावर्स के बीच में, इसने पूरी दुनिया को लगभग दो हिस्सों में बांटने का प्रयास किया, पूरी दुनिया को, ठीक है। द डिवीजन हैपेंड फर्स्ट इन यूरोप, यूरोप में पूरी तरीके से ये डिवीजन हो गया, ईस्टर्न यूरोप और वेस्टर्न यूरोप। ईस्टर्न यूरोप यूएसएसआर के साथ, वेस्टर्न यूरोप यूएसए के साथ, ठीक है। सो मोस्ट कंट्रीज ऑफ वेस्टर्न यूरोप साइडेड विद द यूएस, जबकि ईस्टर्न कंट्रीज सोवियत के साथ जुड़ गए, और इसी वजह से वेस्टर्न और ईस्टर्न अलायंसेस हम इन्हें कहते हैं। ये देख लो, ये जो लाल पार्टी है ये यूएसएसआर के यानी कि ईस्टर्न, और ये जो पीली पार्टी है ये वेस्टर्न यूएसए के साथ। इस तरीके से यूरोप दो हिस्सों में क्या हो गया था, बट गया था, डिवाइड हो गया था, ठीक है।
तो जो वेस्टर्न अलायंस था उसको नेटो के नाम से जानते थे, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, जो कि 1949 में बना। इसमें लगभग 12 देश थे जिन्होंने यह डिक्लेयर कर दिया था कि साथ जिएंगे साथ मरेंगे, जीने मरने के कस्मे वादे खा लिए थे कि अगर हम में से किसी भी एक देश के ऊपर मुसीबत आई तो हम समझेंगे कि सब पे मुसीबत आई है और उसको बचाने के लिए हम निकल जाएंगे। सिंपल एज दैट। जबकि जो ईस्टर्न अलायंस था उसको वॉरसॉ पैक्ट के नाम से जाना जाता है, जिसका लीडर कौन था? सोवियत यूनियन। और यह कब बना? 1955 में। अब आप देख रहे हो खींचातानी, अरे यार उन लोगों ने ना नेटो बनाया है तो कोई बात नहीं, हम भी वॉरसॉ पैक्ट बनाएंगे। ठीक है, ये थी खींचातानी, ये था कोल्ड वॉर। अच्छा, तुमने कोई मिलिट्री अलायंस बनाया है, हम भी मिलिट्री अलायंस बनाएंगे भाई, ऐसे कैसे हम पीछे रहेंगे? ठीक है, होता है ना। अच्छा उसने वो वाली कार खरीदी, अच्छा उसने वो वाला आईफोन खरीदा है, मैं भी ये वाला आईफोन खरीदूंगा। एक होड़, एक कंपटीशन, यही तो था कोल्ड वॉर। ठीक है, और इस कोल्ड वॉर की लड़ाई में प्लेग्राउंड बना हुआ था यूरोप। यूरोप में सारी लड़ाइयां हो रही थी। ठीक है, सो यूरोप बिकेम द मेन अरीना ऑफ कॉन्फ्लिक्ट एंड इन सम केसेस द सुपर पावर्स यूज देयर मिलिट्री पावर टू ब्रिंग कंट्रीज इनटू देयर रेस्पेक्टिव अलायंसेस। कई सारे केसेस में ऐसा भी हो रहा था कि जोर जबरदस्ती से मिलिट्री और अपनी मतलब सैन्य शक्ति का यूज करके दूसरे देशों को अपने साथ जबरदस्ती लाने की कोशिश भी की जा रही थी। ठीक है, तो इसका भी यहां पे एग्जांपल है, जब सोवियत यूनियन ने ईस्टर्न यूरोप में जोर जबरदस्ती से अपना इंफ्लुएंस बढ़ाने की कोशिश की। ठीक है, backed by the very large presence of its armies to ensure that the eastern half remained within its sphere of influence। ठीक है, पूरी कोशिश में था यूएसएसआर कि जो ईस्टर्न एरिया है यूरोप का, जो ईस्टर्न हाफ है, वो मेरे ही कब्जे में रहे, वो उसमें से एक भी देश यूएसए के साथ ना हो जाए, वेस्टर्न अलायंस में ना जुड़ जाए। ठीक है, उसी तरीके से ईस्ट एशिया में, साउथ ईस्ट एशिया में, वेस्ट एशिया में, हर जगह ये सारे अपना इंफ्लुएंस बढ़ाना चाहते थे। ठीक है, तो यहां पे यूएस ने एक अलायंस सिस्टम बनाया जिसका नाम था सीटो और सेंटो, यानी कि साउथ ईस्ट एशियन ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन और सेंट्रल ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, ताकि ईस्ट एशिया वेस्ट एशिया के जो देश हैं वो भी हमारे साथ रहें। तो इन्होंने सीटो और सेंटो बनाया। अब यूएसएसआर वाले क्या करें? तो उन्होंने क्या किया इसके जवाब में? उन्होंने इराक, नॉर्थ कोरिया और वियतनाम जैसे देशों के साथ अपने रिलेशन मजबूत किए ताकि हम इसका काउंटर कर सकें। ठीक है, तो इसको सिंपल सा समझो ना, सिंपल सा देखो, एशिया, ठीक है, साउथ ईस्ट एशिया हो गया। फिर इधर अगर मैं साउथ ईस्ट एशिया की बात कर लेता हूं, एशिया की बात कर लेता हूं, फिर उसके बाद इधर आ गया आपका मिडिल ईस्ट। ठीक है, इधर में फिर आपका अफ्रीका हो गया, फिर यहां पे यूरोप हो गया, साउथ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका। ठीक है, तो यूरोप तो ऑलरेडी आधा टूट गया था, आधे अमेरिका के साइड, आधे यूएसएसआर के साइड। अब इनकी पूरी कोशिश थी ना कि मिडिल ईस्ट में भी, साउथ ईस्ट एशिया में भी, अफ्रीका में भी, हर जगह हमारे दोस्त यार बने। तो उसके लिए वो अलायंस बना रहे थे, ऑर्गेनाइजेशन बना रहे थे, उन ऑर्गेनाइजेशन का मेंबर्स उन देशों को बना रहे थे कि भैया हमने एक ऑर्गेनाइजेशन बना दिया सीटो, तुम सारे सीटो का पार्ट हो, यानी कि इनडायरेक्टली तुम सारे यूएसए के साथ हो, ऐसा। ठीक है, तो सीटो के बारे में मैंने यहां पे थोड़ा सा डिटेल में भी दे दिया है कि 1954 में ये बना। यूएस, फ्रांस, ग्रेट ब्रिटेन, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया और ये सारे जो थे इसके सदस्य थे। उसी तरीके से अगर सेंटो की बात करूं तो पहले इसको मिडिल ईस्ट ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन यानी कि बगदाद पैक्ट भी बोला जाता था। ठीक है, और ये 1955 से 79 तक चला और इसमें ये सारे देश थे। ठीक है, तो ये तो बात हो गई अलायंसेस की। अब यार भारत भी तो था, भारत जैसे देश भी थे। ठीक है, भारत ने तो सीधा सीधा मना कर दिया था कि हम ना तो इधर जाएंगे ना उधर जाएंगे। इतने सालों की लड़ाई के बाद तो हमें आजादी मिली है, आजाद होते ही हम क्या अमेरिका यूएसएसआर खेलते रहे? क्या हमने ये दिन देखने के लिए आजादी ली थी? ना भैया ना, सवाल ही नहीं उठता। और इसीलिए इंडिया ने नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट की शुरुआत की। ठीक है,
तो ये जो सरकमस्टांसेस चल रहे थे, इन्हीं सरकमस्टांसेस में कई सारे देश आजाद हुए, ब्रिटेन से, फ्रांस से, जैसे इंडिया ब्रिटेन से आजाद हुआ, कुछ देश जो थे वो फ्रांस से आजाद हुए। तो इन देशों को चिंता सताने लगी ना कि भाई आजादी के बाद अगर यूएसए और यूएसएसआर हमारे ऊपर प्रेशर डालेंगे कि तुम हमारे साथ आ जाओ, तुम हमारे साथ आ जाओ, तो कहीं हम हमारी इंडिपेंडेंस ना खो दें जो हमें इतने सालों की मशक्कत के बाद मिली है। ठीक है, कम्युनिस्ट चाइना क्वारल्ड विद यूएसएसआर, चाइना और यूएसएसआर की भिड़ंत हो रही थी। मतलब यहां पे कुल मिला के आपको यह बताया जा रहा है कि अलायंसेस में भी अंदर ही अंदर कुछ ना कुछ क्रैक्स हो रखे थे। ठीक है, नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट, नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट ने नए इंडिपेंडेंट देशों को एक प्लेटफॉर्म दिया कि भाई तुम नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट का हिस्सा बनो, तुम्हें कोई जरूरत नहीं है अमेरिका और यूएसएसआर के साथ जाने की, फेंक दो इनको, मना कर दो इनको साफ बोल दो हम आजाद मुल्क हैं, हमें नहीं जाना किसी के साथ। ठीक है, आपके मन में यह भी सवाल आ रहा होगा कि भाई ये जो सुपर पावर्स थे इनको क्या जरूरत थी छोटे छोटे देशों को अपने कब्जे में लाने की, जब ये तो इतने बड़े बड़े पावर थे, है ना। तो इसका भी सीधा सीधा आंसर ये है कि सबसे पहली चीज कि भाई ये जो छोटे छोटे देश थे ये इन सुपर पावर्स को ऑयल्स और मिनरल्स जैसे रिसोर्सेज दे रहे थे। अब जैसे सपोज कोई एक ऐसा देश है जो सेंट्रल एशिया में है, जिसके पास बहुत सारे ऑयल के कुएं हैं, रिसोर्सेज हैं। अब अमेरिका चाहे कितना ही पावरफुल हो, उस देश का तेल का कुआं तो नहीं ला सकता ना अपने पास, उसके लिए तो उसको उससे दोस्ती ही करनी पड़ेगी। ठीक है, देन उसके बाद दूसरा, इन छोटे छोटे देशों से सुपर पावर्स को एक टेरिटरी मिल जाती थी जिससे कि वो दूसरे पे नजर रख सके, जैसे कि क्यूबा। भाई क्यूबा अगर यूएसएसआर का दोस्त नहीं होता तो थोड़ी ना यूएसएसआर को अपने देश में न्यूक्लियर मिसाइल रखने देता कि तुम अमेरिका पे नजर रखो, थोड़ी ना देता। क्यों दिया? क्योंकि क्यूबा यूएसएसआर का दोस्त था। उसी तरीके से जो यूएसए के दोस्त थे उन देशों में यूएसए जाके यूएसएसआर पे भी नजर रखता था। ठीक है, सो लोकेशन जहां से वो एक दूसरे की जासूसी कर सकते थे, और साथ ही साथ छोटे छोटे देश मिलके भी कई बार मिलिट्री खर्चा उठा लेते थे। तो ये सारे फायदे थे। ठीक है, दूसरी बात यह भी थी कि दुनिया को दिखता ना कि यार इतने सारे देश अमेरिका के साथ हैं, अरे यार इतने सारे देश यूएसएसआर के साथ हैं, तो एक इमेज क्रिएशन होती ना कि हाँ यार अमेरिका का सिस्टम अच्छा है, इसी वजह से तो इतने सारे देश उसके साथ हैं। नहीं यार, यूएसएसआर का सिस्टम अच्छा है, इसी वजह से तो इतने सारे देश उसके साथ हैं। जैसे हमें लगता है ना कि भाई ये वाला फोन इतने सारे लोग खरीद रहे हैं, इसका मतलब अच्छा होगा, बस वही वाली चीज। ठीक है, तो ये जो टू सुपर पावर्स थे, अगर मैं कोल्ड वॉर के एरिनास की बात करूं, यानी कि उन एरियाज की बात करूं जहां पे कोल्ड वॉर की लड़ाइयां छोटी मोटी हुई, तो एक तो क्यूबा आपने देख ही लिया। उसके अलावा अगर आप देखोगे तो कोरिया में, बर्लिन में, कांगो में, और भी कई अलग छोटी छोटी जगह थी जहां पे कोल्ड वॉर के जो देश थे उनके बीच में लड़ाइयां होती रही, लेकिन कभी भी हॉट वॉर में ये चीज नहीं बदली। ठीक है, कभी भी नहीं बदली। फिर कुछ सवाल भी उठे ना भाई, लोगों के मन में यह भी डाउट था कि कहीं ऐसा ना हो जाए कि अमेरिका वाले यूएसएसआर को मिसअंडरस्टैंड कर ले। भाई मान लो अमेरिका वाला सोच ले कि यार यूएसएसआर तो न्यूक्लियर हथियार बढ़ा रहा है, न्यूक्लियर वॉर की तैयारी कर रहा है, जबकि यूएसएसआर ऐसा कुछ कर ही नहीं रहा है। वैसे ही यूएसएसआर सोच ले यूएसए के बारे में कि यार यूएसए हम पे कब्जा कर देगा, हम पे हमला कर देगा, जबकि वो ऐसा कोई सोच ही नहीं रहा है। तो ये मिसअंडरस्टैंडिंग भी बढ़ती जा रही थी। तो इस वजह से भी दुनिया को डर था कि कहीं इन मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से आगे जाके बड़ी लड़ाई ना हो जाए, कहीं कोई गलती से न्यूक्लियर मिसाइल ना फायर कर दे। ठीक है, तो ये सारी चीजें भी हो रही थी। अब मैं थोड़ा सा आपको नॉन अलाइनमेंट का बता देता हूं कि भाई जो नॉन अलाइनमेंट था उसने कई सारे जो डीकोलोनाइज्ड देश थे एशिया के, उन्हें एक ऐसा प्लेटफॉर्म दिया कि तुम्हें कोई भी अलायंस ज्वाइन करने की जरूरत नहीं है। नैम की जो जड़ें हैं, 3 दोस्तों की दोस्ती यारी से शुरू होती है, युगोस्लाविया के टीटो, इंडिया के नेहरू जी और इजिप्ट के नासिर। इन्होंने 1956 में एक मीटिंग भी रखी और बाद में इन्हें ज्वाइन किया इंडोनेशिया के सुकर्नो और घाना के क्रूमा ने। तो ये 5 बने नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट के फाउंडर्स।
ठीक है। तो नैम की पहली समिट हुई थी बेलग्राडे में 1961 में, और बाद में अगर आप देखोगे तो अफ्रीका के देश भी इसके हिस्से जुड़ने लग गए, ठीक है। तो पहली समिट में 25 देश आए थे और बाद में नैम का जो मेंबरशिप था वो बढ़ने लगा। लेटेस्ट मीटिंग में अगर आप देखोगे तो 120 मेंबर्स थे, ठीक है। तो ये था नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट कि भैया हमें किसी के साथ नहीं जाना, तुम लोग खेलते रहो अपना कोल्ड वॉर, हम तो अपने में रहेंगे, ठीक है। तो ये जो पॉलिसी थी ना कि हमें किसी भी अलायंस का हिस्सा नहीं बनना, कुछ लोग कहने लग गए कि यार ये तो इंडिया आइसोलेट करके रख रहा है अपने आप को, कि दुनिया में क्या हो रहा है उससे उसको कोई मतलब ही नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं था। नॉन अलाइनमेंट का मतलब आइसोलेशनिज्म नहीं है, क्योंकि आइसोलेशनिज्म मतलब होता है कि आपको तो कोई खबर ही नहीं है दुनिया में क्या हो रहा है, लेकिन ऐसा तो था ही नहीं। आइसोलेशनिज्म का एग्जाम्पल है अमेरिका, ठीक है, जिसने अपने आप को दुनिया से अलग थलग करके रखा हुआ था 1787 से लेके फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की शुरुआत तक, अपने आप को टोटल अलग करके रखा हुआ था, ठीक है। लेकिन यहां पे तो ऐसा कुछ हुआ ही नहीं ना, क्योंकि ये जो नॉन अलाइनमेंट कंट्रीज थे ये भले ही दोनों अलायंसेस से दूर थे, लेकिन ये पूरी कोशिश कर रहे थे कि दोनों कोल्ड वॉर के जो मास्टर लोग हैं यूएसए और यूएसएसआर, इनके बीच के युद्ध को रोका जाए। ये लोग हमेशा कोशिश में लगे थे कि भैया हम मीडिएट करके लड़ाई को कम करें, ठीक है। सो देयर स्ट्रेंथ वाज बेस्ड ऑन देयर यूनिटी एंड देयर रिजॉल्व टू रिमेन नॉन अलाइंड। यूएसए और यूएसएसआर, आपको क्या लगता है कि नॉन अलाइंड कंट्रीज के ऊपर प्रेशर नहीं डाल रहे थे? पूरा प्रेशर डाल रहे थे, लेकिन उसके बाद भी ये नैम कंट्रीज जो थे ना यूनाइटेड थे कि भैया हमें गिरना नहीं है, जितनी कोशिश कर लें ये दोनों, हमें गिरना नहीं है, ठीक है। तो ये हो गया। नॉन अलाइनमेंट इज ऑल्सो नॉट न्यूट्रैलिटी। न्यूट्रैलिटी मतलब होता है एक ऐसी पॉलिसी कि भाई आप अपने आप को किसी भी वॉर से अलग करते हो, ठीक है। तो स्टेट्स प्रैक्टिसिंग न्यूट्रैलिटी आर नॉट रिक्वायर्ड टू हेल्प एंड अ वॉर। भी जो भी देश न्यूट्रैलिटी की पॉलिसी फॉलो करता है उसको वॉर से टोटल अलग रहना है, वो वॉर चालू भी नहीं करेगा और वो वॉर बंद भी नहीं करेगा। लेकिन क्या नॉन अलाइनमेंट में ऐसा हो रहा था? नहीं। इंडिया ने तो कितनी कोशिश की, कितनी सारी लड़ाइयों को रुकवाने में, ठीक है। सो नॉन अलाइनमेंट ना तो न्यूट्रैलिटी है और ना ही आइसोलेशनिज्म है, ठीक है। So they also worked to prevent war between others and tried to end wars that had broken out. Is that clear? फिर छोटा सा एक टॉपिक है आपका NIEO यानी कि न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर। अब यार सीधी सी बात है, जो नए नए देश आजाद हुए थे उन्हें यह समझ में आने लग गया था कि जब तक पैसा कौड़ी नहीं आएगा, जब तक डेवलपमेंट नहीं होगा, हम सही मायने में आजाद नहीं हो पाएंगे। क्योंकि अगर हमारे पास पैसा नहीं होगा, डेवलपमेंट नहीं होगा, तो आज हम जिन देशों से आजाद हुए कल वो फिर कहीं ना कहीं हमारे ऊपर कब्जा ना कर ले, ठीक है। तो ये जो आइडिया था ना न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर का, ये इसी रियलाइजेशन से सामने आया। एक कॉन्फ्रेंस हुई थी, यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट। इसने एक रिपोर्ट निकाली थी 1972 में जिसका टाइटल था न्यू ट्रेड पॉलिसी फॉर डेवलपमेंट, ठीक है। इस रिपोर्ट में ग्लोबल ट्रेडिंग सिस्टम को रिफॉर्म करने की बात की गई थी, ताकि जो कम से कम डेवलप्ड देश हैं, जो एकदम गरीब देश हैं, उनकी मदद हो सके, ठीक है। तो उसमें यह बोला गया था कि जो लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज हैं, ठीक है, लीस्ट बेसिकली जहां पे डेवलपमेंट हुई है, उनको नेचुरल रिसोर्सेज पे उनका पूरा कंट्रोल दिया जाना चाहिए, जो कि अभी तक वेस्टर्न देश एक्सप्लॉइट कर रहे हैं। साथ ही साथ उन देशों को वेस्टर्न मार्केट्स का एक्सेस दिया जाना चाहिए, तो ताकि वो अपने प्रोडक्ट्स को वहां पे बेच सके और कहीं ना कहीं पैसा कमा सके। रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ टेक्नोलॉजी। वेस्टर्न देश इन गरीब देशों को जो टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करते हैं उसका कॉस्ट कम होना चाहिए। और साथ ही साथ जो बड़े बड़े इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, वर्ल्ड बैंक, IMF, इनमें इन छोटे देशों की, इन LDCs की भूमिका ज्यादा होनी चाहिए, ठीक है। तो ये था न्यू इकोनॉमिक ऑर्डर की कहानी। ओके, सो ग्रेजुअली जो नॉन अलाइनमेंट का नेचर था ना, उसमें इकोनॉमिक इश्यूज को ज्यादा तूल दिया जाने लगा। अगर हम बात करें फर्स्ट समिट की 1961 की, तो उस समय इकोनॉमिक इश्यूज उतने ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं थे, लेकिन बाद में इंपॉर्टेंट हो गए, ठीक है। और इस वजह से नैम जो था एक इकोनॉमिक प्रेशर ग्रुप बन गया। फाइन। बाय द लेट 80s NIEO इनिशिएटिव फेडेड, क्योंकि जो डेवलप्ड कंट्रीज थे वो इस वर्ल्ड ऑर्डर को एक्सेप्ट नहीं करना चाहते थे, और साथ ही साथ ये जो नॉन अलाइंड देश थे इनकी भी यूनिटी मेंटेन नहीं रह पाई। इस वजह से NIEO का इनिशिएटिव
फीका पड़ गया। ठीक है, इंडिया एंड द कोल्ड वॉर, आखिरी टॉपिक। देखो भारत तो नैम का लीडर था, ठीक है, तो इंडिया का रिस्पॉन्स सिंपल था। क्या? पहली चीज कि हमें दोनों में से किसी भी अलायंस का पार्ट नहीं बनना है, और दूसरा, कोई भी अगर नया देश जो आजाद हो रहा था, अगर वो यूएसए और यूएसएसआर का हिस्सा बनता तो भारत उस पर आवाज उठाता था, क्योंकि भारत को पता था कि ये आगे जाके इन देशों को अपने साथ पूरी तरीके से कब्जा कर लेंगे। ठीक है, तो इंडिया की जो पॉलिसी थी ना, वो ना तो टोटल नेगेटिव थी और ना ही टोटल पैसिव थी। ठीक है, सो एज नेहरू रिमाइंडेड द वर्ल्ड, नॉन अलाइनमेंट जो है वो फ्लीइंग अवे की पॉलिसी नहीं है। ठीक है, मतलब ऐसा मत समझो कि हम नॉन अलाइंड है इसका मतलब हम भाग रहे हैं चीजों से, ना, हम बिल्कुल नहीं भाग रहे, क्योंकि अगर हमें भागना होता ना तो हम जाके कोरिया में लड़ाइयों को सॉल्ट नहीं करवा रहे होते। ठीक है, सो इंडिया जो था ना वो क्लियर कट इस फेवर में था कि हम कोल्ड वॉर की लड़ाई को सॉफ्ट करेंगे, यानी कि कम करेंगे, और भारत जो है अलायंसेस के बीच के डिफरेंसेस को कम करने में हमेशा लगा रहता था। ठीक है, जैसे कि कोरियन वॉर में 1950s में इंडिया ने मीडिएट किया। ठीक है, सो नॉन अलाइनमेंट पोस्टर से भारत को भी मदद मिल रही थी। पहली चीज तो ये थी ना कि भाई हम यूएसए के साथ भी नहीं है, यूएसएसआर के साथ भी नहीं है, तो हमको कोई दबा नहीं सकता था, हम हमारी मर्जी से डिसीजन लेते थे। और दूसरी चीज क्या थी कि इंडिया वाज ऑफन एबल टू बैलेंस वन सुपर पावर अगेंस्ट द अदर। अगर दोनों में से कोई भी हमें आंख दिखाता तो हम दूसरे के साथ चले जाते, तो बैलेंस आउट हो रहा था, तो इंडिया को अच्छा खासा इसका फायदा मिल रहा था। ठीक है, इफ इंडिया फेल्ट इग्नोर्ड और अनड्यूली प्रेशराइज्ड इट कुड टिल्ट टुवर्ड्स द अदर, सिंपल। ठीक है, भारत का क्रिटिसिज्म भी अच्छा खासा हुआ, लोगों ने यह भी कहना चालू कर दिया कि भाई ये तो फालतू की बात है, अनप्रिंसिपल्ड है इंडिया का नॉन अलाइनमेंट। ठीक है, इन द नेम ऑफ परसुइंग इट्स नेशनल इंटरेस्ट, इंडिया ऑफन रिफ्यूज टू टेक अ फर्म स्टैंड ऑन क्रूशियल इंटरनेशनल इश्यूज। कुछ लोगों ने इंडिया के ऊपर यह भी आरोप लगाए कि नॉन अलाइनमेंट के नाम पे इंडिया कई सारे इंटरनेशनल इंपॉर्टेंट मैटर्स में स्टैंड नहीं लेता, पीछे हट जाता है। ठीक है, दूसरा, कुछ लोग ये भी कहने लग गए कि भाई इंडिया जो है ना इनकंसिस्टेंट है। एग्जाम्पल दिया गया ट्रीटी ऑफ फ्रेंडशिप का, जो आप पढ़ोगे इंडियाज एक्सटर्नल रिलेशन वाले चैप्टर में, कि इंडिया ने यूएसएसआर के साथ 20 साल की दोस्ती की ट्रीटी साइन की थी। तो लोग बोलने लग गए कि तुमने यूएसएसआर के साथ 20 साल की दोस्ती वाली ट्रीटी साइन कर ली है, इसका मतलब तो तुम यूएसएसआर के साथ ही हो, फिर किस बात का नॉन अलाइनमेंट। ठीक है, लेकिन इंडियन गवर्नमेंट ने इसका आंसर दिया, और इंडियन गवर्नमेंट ने सीधा सीधा कहा कि भैया इंडिया को उस दौरान बांग्लादेश क्राइसिस के दौरान डिप्लोमेटिक और मिलिट्री सपोर्ट की नीड थी, और इस वजह से कहीं ना कहीं हम यूएसएसआर के साथ में आए थे, दोस्ती का हाथ हमने बढ़ाया था। और इंडिया ने बोला कि भैया हमारी जो यूएसएसआर के साथ दोस्ती की ट्रीटी थी, उसके बाद ऐसा तो नहीं था ना कि हमने अमेरिका से बातचीत बंद कर दी थी, नहीं, हमारी अमेरिका के साथ अच्छे रिलेशन थे उस ट्रीटी के बाद भी। तो तुम कैसे कह सकते हो कि हमने कोल्ड वॉर की ट्रीटी ज्वाइन कर ली या फिर हमने यूएसएसआर का अलायंस ज्वाइन कर लिया। ठीक है, इसके साथ आपका ये चैप्टर हो जाता है समाप्त, कोल्ड वॉर एरा। अगला टॉपिक आएगा एंड ऑफ बाइपोलैरिटी, कि यूएसए यूएसएसआर में से यूएसएसआर खत्म, क्यों खत्म, कैसे खत्म, कौन था गोरबा भाई, कौन था गोरबाचेव, क्या थे गोरबाचेव के रिफॉर्म्स, गोरबाचेव के रिफॉर्म्स के बाद भी क्यों खत्म, क्या थी शॉक थेरेपी, सारा कुछ आएगा आपका अगले वीडियो में। ठीक है, तो ये था बच्चों, देखो कोशिश पूरी है कि 40 से 45 मिनट में इतने बड़े चैप्टर को कवर करके आपको मेन पॉइंट जो है ना मैं बता दूं। ठीक है, तो इसमें लॉजिक ऑफ डेटरेंस आपको समझ में आ ही गया, कोल्ड वॉर क्या है ये आपने देख लिया, उसके अलावा क्यूबा मिसाइल क्राइसिस बहुत इंपॉर्टेंट था, ईस्टर्न अलायंस और वेस्टर्न अलायंस क्या थे वो आपने देख लिया। ठीक है, नैम का फॉर्मेशन आपने देख लिया। इस चैप्टर के एंड में ना कुछ ट्रीटीज दी हुई हैं, लिमिटेड टेस्ट बैंड ट्रीटी, नॉन प्रोलिफरेशन, एंटी बैलिस्टिक मिसाइल, तो इनको एक बार पढ़ लेना, ये इंपॉर्टेंट है, इनके फैक्ट्स याद कर लेना। ठीक है, कि कौन से ईयर में हुआ था, क्या था क्या नहीं। ठीक है, तो इसके साथ ही आज का ये सेशन हम कर देते हैं समाप्त, और आखिरी में जैसा कि मेरी आदत है कुछ सवाल पूछूंगा आपसे, 2 क्वेश्चंस मैं लेके आया हूं, इसके आंसर आपको कमेंट सेक्शन में देने हैं। चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट,
4 स्टेटमेंट है, आपको बताना है कि गलत कौन सा है, ठीक है। द ईस्टर्न अलायंस नोन एज द नेटो वाज क्रिएटेड इन 1949। द प्रिंसिपल फंक्शन ऑफ वेस्टर्न अलायंस वाज टू काउंटर नेटोस फोर्सेस इन यूरोप, बोथ नीदर। इनकरेक्ट स्टेटमेंट आपको बताना है, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है विच कंट्री वाज पार्ट ऑफ द एक्सिस पावर्स, इनमें से, ठीक है। सो विद दैट इट्स टाइम टू से थैंक यू। अपना प्यार बरकरार रखें, कमेंट सेक्शन में बताइए कैसा लग रहा है आपको माइंड मैप्स, और अगर आपके कोई डाउट्स हैं, कुछ भी है, कमेंट सेक्शन आपके लिए हाजिर है। सो बच्चों, मिलता हूं आप सभी से अगले वीडियो में कुछ और इंटरेस्टिंग माइंड मैप्स के साथ। टेक अ वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। बाय एवरीवन।